आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था आपके जो बुक है सेकंड पेपर, और उसमें तीसरा पाठ है उदारवादी राष्ट्रवाद। उससे संबंधित हम आज एग्जाम नोट्स बनाएंगे कि एग्जाम में हम इनको किस प्रकार यानी शॉर्ट एंड स्वीट समझ सकते हैं। तो शॉर्टली हम किस प्रकार समझ सकते हैं ताकि जब भी हम पाठ पढ़ें या जब भी हम क्वेश्चन हल करें, पेपर हल करें, तो उस समय हम इनको अच्छी तरह से लिख पाएं। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी सभी वीडियो हैं यानी पॉलिटिकल के, हिंदी लिटरेचर के, हिस्ट्री के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी यानी बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें बीए सेकेंड ईयर के दोनों पेपर के जितने भी वीडियोज है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद बाय D.R. रोज। इसके माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस पाठ को, और पाठ में क्या क्या विशेष लगता है उनको हम अंडरलाइन करते जाते हैं। आज का जो ये पाठ है इससे हम कौन कौन से प्रश्न हल कर पाएंगे। एक तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी धारा के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन, एक प्रश्न यह हल कर पाएंगे। दूसरा, उदारवादियों की कार्यपद्धति क्या थी, यानी वो कैसे काम करते थे। उदारवाद की कमजोरियां क्या थी, ये लघुतरात्मक प्रश्न। और उदारवादियों के कार्य का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये भी लघुतरात्मक। क्या थी लघुतरात्मक। तो ये तो यानी तीनों प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे आपके, निबंधात्मक भी हो जाएंगे, लघुतरात्मक भी हो जाएंगे, अति लघुतरात्मक तो होना ही है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है आपको यानी टेक्स्ट वीडियो ही ज्यादा पढ़ने चाहिए, टेक्स्ट पर आधारित जो होते हैं वो ही पढ़ने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पाठ आपकी सफलता को निखारने में अवश्य ही सहायता करेगा। तो आइए देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो उसमें कांग्रेस का जो प्रारंभिक स्वरूप था, प्रारंभिक स्वरूप में कांग्रेस के जो नेता थे और उनके विचारों को ही उदारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है, यानी उनके विचार जो थे उदारवादी थे, तो उन्हीं को उदारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। कांग्रेस के तीन काल मिलते हैं। कितने मिलते हैं? कांग्रेस के तीन। एक तो कांग्रेस के तीन काल मिलते हैं, इससे कांग्रेस से पहले भी भारत में कुछ संस्थाएं थी, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, पूना की सार्वजनिक सभा थी। इन सभी ये सारी सभाएं हैं या ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं भी भारत की स्वतंत्रता या भारत के विकास के संदर्भ में काम करती थी। लेकिन इन संस्थाओं का स्वरूप जो था वो राष्ट्रीय नहीं था, ये क्षेत्रीय संस्थाएं थी। क्या थी? क्षेत्रीय संस्थाएं थी और क्षेत्र विशेष तक सीमित थी। तो 1885 से लेकर के 1947 तक 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस के द्वारा जो काम किए गए थे उन कामों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? कांग्रेस की जो कार्य पद्धति है उसको तीन भागों में। पहला, उदार या नरम राष्ट्रीयता का दल, या उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल या युग, 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, यानी लगभग 20 वर्षों का ये जो काल था, इसको उदार राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है या नरम राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। और इन कांग्रेस के इन प्रारंभिक वर्षों में यानी किसी भी प्रकार की एक क्रांतिकारी ये संस्था नहीं थी। ये जो प्रारंभिक वर्ष थे तो इसमें कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। और इस काल में भारत के जो नेता थे, याचना, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों, इनके आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते थे। यानी ये जो उदारवादी काल था 1885 से लेकर 1905 तक, तो वो अंग्रेजों से सामना नहीं करते थे, अंग्रेजों के सामने याचनाएं रखते, स्मृति पत्र रखते, प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिलते, शिष्ट मंडल होते, तो वो जाकर के अपनी बातें रखते थे। अब कांग्रेस यानी जो अंग्रेज सरकार है वो मानती या नहीं मानती, वो उन पे डिपेंड करता था। और इस काल का नरम राष्ट्रीयता काल का सबसे जो बड़ी सफलता जो थी वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था, यानी काफी अच्छा था ये। तो उसमें ये यानी नरम राष्ट्रीयता का काल था, तो इसकी सबसे बड़ी सफलता थी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद दूसरा जो काल आता है या दूसरा समय आता है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल आता है। कांग्रेस का उग्र राष्ट्रवाद का काल मान लो 1906 से लेकर के 1919 तक, ये भी लगभग 20 वर्ष ही होते हैं, ये 15 वर्ष होते हैं, सॉरी,
15 वर्षों का काल था ये। 1906 से लेकर के 1906 तक तो कांग्रेस है वो नेतृत्व जो है वो उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया था। 1906 से 1905 तक तो उदारवादियों के हाथ में था। 1906 से क्या हुआ, कांग्रेस का नेतृत्व है वो उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया, और उग्र राष्ट्रवादियों ने ये कहा कि हमें कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़ करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो पिछले जितने भी महापुरुष थे उन सभी महापुरुषों ने देख लिया है, क्या देख लिया, यानी याचना करके और जैसे एप्लीकेशन वगैरह दे करके, याचनाएं लगा करके और शिष्ट मंडलों से या प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर के देख लिया है, कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए अब हमें पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। उग्र राष्ट्रीयता का काल जब आया 1906 में, उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब हमें यानी ब्रिटिश शासन पर दबाव डालना चाहिए और दबाव डाल करके और ये काम करवाना चाहिए। और 1907 का जो सूरत विभाजन हुआ था, तो इसमें कांग्रेस दो पक्षों में विभाजित हो गई। तो इसमें एक छोटा प्रश्न ये बन जाता है कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में कब विभाजन हुआ? तो 1907 में हुआ था। किसके साथ? यानी सूरत विभाजन के साथ। इसको सूरत फूट भी कहा जाता है। तो इसमें दो पक्ष हो गए, एक तो गरम दल और एक नरम दल। और इन दोनों दलों के मध्य ये जो संबंध है वो लगभग 8 वर्षों तक चला और 1915 में जाकर के उनके बीच में एक समझौता हुआ। तो नरम दल और गरम दल में आप जानते हैं लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल में तो बहुत सारे नेता थे। तीसरा था राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग। अब तीसरे आंदोलन क्या है कि गांधी जी के हाथ में आ जाती है। 1915 के बाद में कांग्रेस किसके हाथ में आ जाती है? गांधी जी के हाथ में आ जाती है, यानी गांधी जी के विचारों का ज्यादा प्रभाव रहता है। 1920 से लेकर के 1947 के काल तक वो गांधी जी के अंडर में ही कार्य करते हैं लोग। इस काल में महात्मा गांधी न केवल कांग्रेस वरन राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र थे, यानी जहां कहीं भी कोई राष्ट्रीय गतिविधि होती थी तो उसमें गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था और इसलिए इस राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी युग कहा जाता है। इस आंदोलन को गांधी युग इसलिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जो है वो हर कार्यक्रम में भाग लेते थे और कोई भी कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदान करते थे उस कार्यक्रम को। तो इसका अर्थ है कि वहां पर वो एक नेता के रूप में उभर चुके थे। इस काल में 3 आंदोलन हुए थे, एक तो असहयोग आंदोलन हुआ था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, एक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये 3 प्रकार के तीनों आंदोलन हुए थे और वो 1920 से लेकर के 1947 के मध्य यानी गांधी जी के काल में हुए। इस काल के प्रारंभ में नरम दल के लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे। अब इस काल में क्या हुआ, नरम दल के जो लोग थे वो कांग्रेस से अलग हो गए और इस काल में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था। ये जो काल था 1920 से 1947 का, इस काल में कांग्रेस का या अपने भारत में जो हिंदू मुस्लिम जो मतभेद था वो चरम स्तर पर था, यानी बहुत अधिक हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग जिसके बारे में अपने तीसरे पार्ट में पढ़ा भी है, तो 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी और उन्होंने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी और फिर 1947 में भारत का विभाजन भी हो गया। तो ये 3 काल अपन ने पढ़े उदारवादियों के। अब उदारवादी जो थे इनके बारे में, इनके कार्यों का मूल्यांकन यदि हम करें तो वो कैसा रहेगा, उनका कार्यकाल कैसा था? तो प्रश्न आ जाता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद या उदारवादी राष्ट्रीयता या कांग्रेस का उदारवादी पक्ष जो 1885 से लेकर 1905 तक था, इस काल में उनकी प्रमुख मांगे क्या थी? उदारवादी वैसे सुधार की नीति में विश्वास करते थे, इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत ऊंची मांगे नहीं की गई थी। 1885 से लेकर के 1905 तक ज्यादा ऊंची कोई मांगे नहीं थी, लेकिन उदारवादी राष्ट्रीयता के काल में कांग्रेस द्वारा की गई मांगे क्या थी? जैसे ये प्रश्न है वो लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाता है। कांग्रेस ने क्या क्या मांगे रखी? तो एक तो मांग रखी थी भारतीय शासन की जांच, दूसरी थी भारत मंत्री और भारत परिषद का अंत किया जाए। तीसरी मांग थी केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार और सुधार, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें सुधार किया जाए, जैसे उनमें भारतीयों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए या उनमें
जैसे जो कठोर कानून थे उनको लचीलापन दिया जाए। इस प्रकार की के सुधार की याचना भी थी, प्रमुख मांगे थी। चौथी मांग थी भारतीयों की उच्च नागरिकता सैनिक पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जब शासन अब अगर देश में हो रहा है तो उस देश में हमारे भारत के लोगों को किसी प्रकार का कोई सैनिक पद ही नहीं है, तो उच्च पदों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। और पांचवा था, या पांचवी उनकी मांग थी, इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर आयात कर लगना चाहिए। यानी आयात कर, यानी इंग्लैंड से जो भी कपड़ा आता है तो उस पर आयात कर होना चाहिए, यानी वो भारत के लिए होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं वो यानी उनकी मांगे थी। इसके अलावा अब हम यदि देखें, एक प्रश्न आ जाता है कि उदारवादी या उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति को समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। उनकी कार्य पद्धति क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी। तो कांग्रेस के समक्ष उदारवादियों की मांगे तो वो अपने 4-5 पढ़ ली। इसके अलावा उनकी कार्य पद्धति क्या थी। पहली कार्य पद्धति का पहला बिंदु है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। यानी ये जो लोग थे, उदारवादी लोग थे, तो उनको वो उच्च कोटि के देशभक्त थे। वे ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे, ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति रखते थे। और एनी बेसेंट ने एक बार कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने का गौरव अनुभव करते थे। यानी इस काल के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि हम ब्रिटिश राज्य की प्रजा है, इसका वो गौरव मानते थे। तो ये एनी बेसेंट ने कहा था। अगला देखिए, उदारवादी कार्य पद्धति में दूसरी बात थी, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। और वो विश्वास क्या करते थे, वो कहते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं, ऐसा विश्वास करते थे। 12वां अधिवेशन हुआ था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी जो थे, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। रहमतुल्लाह सयानी ने कहा था कांग्रेस के अधिवेशन में, 12वां अधिवेशन जब हुआ था उस समय की बात है, कहा कि अंग्रेजों से बढ़कर के चरित्रवान और सच्ची जाति इस सूरज के नीचे बसती नहीं है। इस प्रकार की बात है वो उन्होंने कह दी थी। इसके अलावा उनकी कार्य पद्धति की विशेषता थी ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। ब्रिटेन के जो साथ भारत के जो संबंध थे, वो ये कहते थे कि ब्रिटेन के संबंध भारत के हितकर हैं। उदारवादियों का विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमणों से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। यानी जैसे उस समय भारत में यानी अशांति थी, आपस में राजा लोग लड़ते थे, तो उन्होंने कहा कि इन राजाओं पर केंद्रीय नियंत्रण करने में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार ही समर्थ है। और ऐसा हुआ भी। काफी हद तक क्या है कि यानी भारत में यह क्षेत्रीय जो शांति थी करने में और राजाओं को नियंत्रित करने में उन्होंने काम किया था। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन में जब वो सभापति थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दो देशों या इन देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। यानी उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और भारत का जो संबंध है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। आने वाली पीढ़ियां जो है वो भारत में मौज करेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए समय सुखदायी होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में इस प्रकार की जागृति ला दी है। चौथी बात है, क्रमिक सुधार में विश्वास था। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। वो कहा करते थे कि क्रांति, रक्तपात, लूट, हिंसा, इनके माध्यम से हम यदि देश को सुधारना चाहते हैं तो वो देश सुधरेगा नहीं, देश ज्यादा बिगड़ जाएगा, देश के हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए वो करते थे क्या कि जैसे मान लो राजा लोग थे, राजाओं के सामने यानी याचना देना, राजाओं से एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में राजाओं से मिलकर के अपनी बात रखना, इन बातों में विश्वास रखते थे। और वो कहते थे कि इनका हृदय परिवर्तन करके और हम अपने भारत में सुधार कर सकते हैं। पांचवा जो है वो है उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति था। कहीं न कहीं हम इसमें देख सकते हैं उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। यानी अंतिम लक्ष्य उनका यही था कि भाई भारत में जो ये सुधार है या भारत जो है स्वशासन प्राप्त करेगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति जो है यानी अपने विकास को, या प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा
और प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगा। कब? स्वशासन के बाद ही। और ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे, लेकिन उनका साधन ये था, जैसे उग्र राष्ट्रवादी क्या करते थे? उग्र राष्ट्रवादी तो ये करते थे कि इनको यहां से भगाओ और फिर हम अपनी व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ ही, यानी अंग्रेजों के माध्यम से ही अपने भारत में स्वशासन स्थापित हो जाए। अंग्रेज जो है वो भारतीयों को शासन की बागडोर सौंप दे, जो कि संभव थोड़ी था। अगली उनकी विशेषता है उदारवादियों की कार्य पद्धति। उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों को आलोचनाओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। उग्र जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने उनके द्वारा जो याचनाएं लगाई जाती थी, उन याचनाओं को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। उग्र आदर्शवादी जो थे, उन्होंने, यानी उग्र राष्ट्रवादी जो थे अपने भारत में, या हम यूं कह सकते हैं गर्म दल के जो नेता थे, गर्म दल के नेताओं ने क्या कहा? उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। अब जैसे मान लो एक छोटा प्रश्न आ जाए कि उदार राष्ट्रीयतावादी युग के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, तो प्रमुख नेताओं के, उदारवादी प्रमुख नेताओं के नाम यदि लिखने हो, एक तो एलन ऑक्टेवियन होम जो है वो कांग्रेस का संस्थापक जिसे माना जाता है। दादा भाई नौरोजी अपने समय के बहुत बड़े प्रखर वकील थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, और गोखले का जो है भारत में अहम किरदार रहा था। तो ये प्रमुख नेता थे जो उदारवादी नेता थे। अब यदि हम देखें कि भाई उदारवादियों की कार्य पद्धति हमने समझ ली, उदारवादियों के 3 चरण समझ लिए, अब हमें उदारवादियों का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रश्न क्या बनता है? उदारवादियों की कार्य पद्धति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन में जैसे सबसे पहले दुर्बलताएं देखी जाती है। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप जैसे मान लो बड़ा प्रश्न लिखेंगे, तो बड़ा प्रश्न लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको वो विशेषताएं लिखनी है, पहले वाली, उसमें वो पहले वाली विशेषताएं लिखनी है, उसके बाद में ये दुर्बलताएं आपको लिखनी है। तो दुर्बलताएं आप कैसे लिखेंगे? दुर्बलताएं 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों की राजनीतिक मनोवृत्ति सही नहीं थी, और न ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। उनकी जो राजनीतिक मनोवृत्ति थी वो सही नहीं थी, हालांकि उनके हिसाब से सही थी, लेकिन अंग्रेजों को नियंत्रित कर सके या अंग्रेजों पर प्रभाव डाल सके उस हिसाब की नहीं थी। दूसरी इसकी आलोचना यह हो सकती है कि उदारवादियों की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई, यानी उनका जो रवैया था, उनकी प्रवृत्तियां थी, उनमें देशभक्ति वो कहा करते थे, लेकिन वो देशभक्ति नहीं थी, वो देशभक्ति वो आंशिक हो गई थी। ब्रिटिश राज को भारत के हित में सोचना गलत था। सामूहिक रूप से तो भारत के चतुर्मुखी विनाश का कारण ही ब्रिटिश राज ही था। अगर हम पूरे तौर पर देखें तो उन्होंने भारत का शोषण किया, भारत का शोषण किया, यानी भारत को एक गरीब देश घोषित करने में या एक गरीब देश बनाने में उन लोगों का हाथ था। अभी भी उन्हीं की मार से अभी भी जो भारत है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है, नहीं तो भारत तो एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला था। तो चहुमुखी विनाश का कारण भी ब्रिटिश राज ही था। चौथी इसकी दुर्बलता है या कमी है, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। उन्होंने जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास किया था वो विश्वास ठीक नहीं था, निर्मूल था, यानी उनकी कोई मूल नहीं थी। तो उदारवादियों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं और याचनाओं का अंग्रेजी शासन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उग्रवादियों ने उनके साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। राजनीतिक भिक्षावृत्ति क्यों कहा? जब उनके प्रार्थनाओं का और याचनाओं का अंग्रेजी शासन पर कोई असर नहीं हुआ, तो इन प्रभावशाली यानी अप्रभावशाली जो साधन थे या प्रभावहीन साधनों को ही उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति जो है या जो हक जो है, अधिकार है, वो भिक्षा में प्राप्त नहीं होते हैं, अधिकार तो प्राप्त किए जाते हैं। उदारवादियों के कार्यों का महत्व, उदारवादियों के काम का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? पहली है ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। एक तो ब्रिटिश शासन के कुछ दोष थे, उन्होंने ही उनके ही कार्यों में या उनके द्वारा ही बताए गए थे। कांग्रेस द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप प्रदान करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे, जिससे उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने की शक्तिशाली शस्त्र कहा जाता है। यानी उग्र राष्ट्रवादी जो थे, उन्होंने अंग्रेजों से एक शक्तिशाली शस्त्र के रूप में जो प्राप्त की थी भी भावनाएं या विचार, वो सारे के सारे विचार या उन विचारों के बीज है वो किसके द्वारा बोए गए थे?
उन उदारवादियों के द्वारा बोए गए थे। दूसरा इनका महत्व है कि भारतीय राष्ट्रीयता के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी थे। कौन थे? भारत में जो राष्ट्रीयता थी उसके कारण कौन थे? उदारवादी थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। उन्होंने भारतीयों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने तथा उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया था। उन्होंने भारतवासियों में एक राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने के लिए उन्होंने कठोर परिश्रम भी किया। वो अंग्रेजों के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर जो है उन्होंने देखा था कि अंग्रेजी शासन में क्या क्या कमियां हैं, वो लोगों को बताया भी करते थे। अगला इसका महत्व है कि भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देने का काम इन उदारवादियों का था। उदारवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने इतने काम किए थे। व्यक्तिगत स्वाधीनता यानी व्यक्तिगत आजादी, और इसके लिए प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं का अर्थ है कि जैसे मान लो अपने इलाके के भारत के लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से वो 15 आदमी एक प्रतिनिधि जाकर के अंग्रेजों से मिलते थे। ये प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना करने का काम भी उन्होंने किया था। आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग जो है वो भी उदारवादियों के द्वारा ही की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना, भारतीय आजादी जो थी उसका जो स्वतंत्रता संग्राम का आधार है वो उदारवादियों ने तैयार किया था। उदारवादियों ने स्वतंत्रता की मांग हेतु कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका अहम योगदान था। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर पाठ अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो है वो एक दुगुने जोश के साथ आपके लिए प्रसारित किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।